नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन पर काले घने बादलों को देख रहे हैं, उसी तरह से इस देश पर नरेंद्र मोदी की काली छाया इसी तरह से काले घने बादलों की तरह मंडरा रही है। पहले भी नरेंद्र मोदी की बातों को ही आगे ले जाते हुए मैंने ये बात कही थी कि जब तक पनौती इस देश पर बैठी है, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक लोगों को सिर्फ एक चीज मिल सकती है, मौत। और वो मिल रही है। बहाने चाहे जो भी हो, रास्ता चाहे जो भी हो, चाहे रेल दुर्घटना हो या नेचुरल कैलेमिटी, चाहे केरल हो चाहे हिमाचल प्रदेश, कहीं भी हर जगह मौत ही मौत दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। लोगों की चीख पुकार। और वैसे भी जो इन सब विपदाओं से नहीं घिरे हैं वो कहां सुखी हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर लड़ रहे हैं जिंदगी से। यही तो देश का विकास है और देश का हाल। तो मेरे दोस्त, ये रहा मोदी का फलसफा, मोदी का विकास। रही बात मोदी के कामों की, डराते हैं राहुल को ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, गुजरात लॉबी से, गुजराती माफियाओं से, गुजराती माफियाओं के डाबर मीडिया से, गोदी मीडिया से, सुपारी मीडिया से और न जाने किन किन माध्यमों से, सिस्टम से, जिसके पीछे छुपकर लोगों से, अपने लोगों के कानों में कहा करते हैं मेरा सीना 56 इंच का है। बाहर निकले, नाप के दिखाएं 56 सेंटीमीटर का भी नहीं है, वरना इतना तो नहीं डरते। और सबसे बड़ी बात, डराते हैं राहुल को, तो राहुल को डरना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से संभव ही नहीं है। राहुल डर ही नहीं सकते। मैं नहीं समझता, डरने वाला उनका खून ही नहीं है, ये सब जानते हैं। इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, डरने वालों में से वो नहीं है राहुल गांधी, और ना ही उनका खून है। उनको डराते हैं, उनको डराने के चक्कर में डर के मारे भाग जाते हैं नरेंद्र मोदी। डराते हैं उनको और डर के मारे भाग जाते हैं नरेंद्र मोदी। क्यों? राहुल को डरता नहीं देखते तो उनको नींद नहीं आती। बात क्या है? क्यों नहीं डर रहा है? इसके पीछे कौन खड़ा है? इसकी ताकत क्या है? न जाने क्या क्या सोते जागते सपनों में राहुल 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 डर के मारे कांप रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, संसद छोड़कर भाग चुके हैं। भागकर जाएंगे कहां? छुपेंगे कहां? तो नरेंद्र मोदी का डर, आपने देखा राहुल गांधी का डर, उनको डराने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं डरते तो उस ना डरने से डर करके नरेंद्र मोदी का डर जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा है रोने लगते हैं, संसद के बाहर नौटंकी करते हैं, आपसे, हमसे, देश से, देश के सामने मन की बात कहते हैं। खैर, डरे हुए नरेंद्र मोदी और सिस्टम के पीछे छुपा एक कायर, डर के मारे वो दूसरे को डराने की कोशिश ही कर सकता है, डरा नहीं सकता। कम से कम राहुल गांधी को तो नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का खून ही नहीं है डरने वाला। कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कर लेने दो। अब ईडी का डर दिखा रहे हैं। आपने सुना होगा सोशल मीडिया से, आधी रात को राहुल गांधी उठ करके ट्वीट करना पड़ता है कि उन पर ईडी का हमला होने वाला है। ये कोई नई बात नहीं है। और राहुल गांधी ने यह बात नरेंद्र मोदी को इसलिए बता दी, ट्वीट इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचेगी। जब नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचेगी तो नरेंद्र मोदी डर जाएंगे। इसलिए
ट्वीट करके राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में डाल दिया। दोस्तों, आखिर नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? कभी आपने सोचा है? कभी देश के बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी पत्रकार या जो देश को समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने कभी इस बारे में सोचा कि आखिर नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? डरते तो हैं, और जितने भी काम नरेंद्र मोदी करते हैं सब कुछ डर के मारे करते हैं। आप उनके कामों को देख लीजिए, उसका जब निराकरण करेंगे तो आपको यही आएगा। फिर भी हम कुछ जरूर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं, और वो भी राहुल गांधी से। वैसे तो अब देश के बच्चे बच्चे से डरने लगे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि लोग उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती, चोरी नहीं की होती, वोटों की डकैती नहीं की होती, तो आज प्रधानमंत्री भी नहीं होते। एडीआर की रिपोर्ट या सोशल मीडिया में चल रहा आप देख रहे हैं कि जितने वोट पड़े हैं, सीधी सी बात है, जितने वोट पड़े हैं गिनने में, गिनकर जब बाहर आया है तो उससे बहुत ज्यादा है या कम है। अब ज्यादा क्यों है और कम क्यों है, समझो इस बात को। मान लीजिए इंडिया गठबंधन का नेता, मान लीजिए कुछ वोट मिला उसको, और वो बीजेपी से आगे चल रहा है, और आदेश है डीएम साहब को, चुनाव आयोग को, सबको कि अब भाई इनको ही जिताना है। तो क्या करेंगे? वो बीजेपी का वोट बढ़ा देंगे। ये गड़बड़ी वो तब करेंगे जब वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे होते हैं, काउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वोट तो मान लीजिए 100 वोट पड़ा है, एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए 100 वोट पड़ा है, सरकार ने यानी चुनाव आयोग ने बता दिया भाई कि 100 वोट पड़ा है इस, लेकिन काउंटिंग करते समय अब 80 वोट मिल गया इंडिया गठबंधन को, और जिताने की मजबूरी है बीजेपी वाले को। एक उदाहरण के लिए ही समझिएगा, इसको काउंटिंग मत समझिएगा। तो अब बीजेपी वाले को जिताना है तो क्या करेंगे? उसको 85 वोट मिला ऐसा दिखा देंगे और जिता देंगे, उसको सर्टिफिकेट थमा देंगे। अब इसमें सोचो कि वोट तो 100 पड़ा, लेकिन 65 वोट ज्यादा मजबूरन देना पड़ा। यही गड़बड़ी हुई है। ये सीधी साधी भाषा में, साधारण तरीके से मैंने आपको बताई। यही किया है सिस्टम ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। डर से किया है, लालच से किया है, क्यों किया है, लेकिन किया तो है। क्योंकि एक बात तो अटल सत्य है जिस पर चुनाव आयोग को साफ सूंघ गया है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी का सिस्टम और मोदी के नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मशीन के अंदर 100 गया तो 165 निकला कहां से। अब मशीन के अंदर 100 जा रहा है, 165 निकल रहा है, फिर भी इसके बाद भी चुनाव आयोग यह नहीं मानता, कि मान ही नहीं सकता या मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, की जा सकती है, की गई है। ठीक, ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम के मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर चुनाव आयोग ईवीएम को मानने, गड़बड़ी होने में मानने के लिए तैयार नहीं, तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। यह खुद प्रमाणित कर रहा है अपने आप को चुनाव आयोग कि वो गड़बड़ है। गड़बड़ी वो कर रहा है, गड़बड़ी वो प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए वो करवा रहा है। बात तो यही आती है ना, आखिर कहां 65 वोट कहां से आए भाई? डाला 100 और निकाला 165, कहां से? इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, और वो देने के लिए तैयार भी नहीं है। एक और तरीका है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वोट पड़ा 100 और बाहर निकला कम। कम कैसे? अब यह समझ लीजिए, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसे 45 वोट मिला है, ठीक है, और जिताना उसे ही है।
बीजेपी इंडिया गठबंधन के नेता को पैसे ठोट मिल गया और उसे हराना है, तो क्या करेंगे? अब यहां हराना है तो उसे कम करके दिखाना ही पड़ेगा, तो उसको कर देंगे 40 और 45 बीजेपी वाले को दिखाकर सर्टिफिकेट उसके लिए उसको इश्यू कर देंगे। तो अब 40 और 40 80 85 वोट ही हुआ, बाहर निकला, काउंटिंग में आया, 15 वोट गायब। यही गड़बड़ी चुनाव आयोग ने की। साधारण भाषा में मैंने बहुत छोटे से अंक को लेकर के आपको बताया। मेरे दोस्त, यही अब या तो चुनाव आयोग यह मान ले कि ईवीएम में गड़बड़ी कोई और कर रहा है, करवा रहा है, कर सकता है, हैकिंग हो रही है और उसके जरिए चुनाव जीता जा रहा है, वोटों की लूट की जा रही है, नरेंद्र मोदी लूट के जरिए सरकार बना रहे हैं, यह तो सच है, क्योंकि यह अंतर बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। 100 डालकर 150 तो आप नहीं निकाल सकते। अब उसमें वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि काला डालकर सफेद निकाला जा सकता है। वो तो ईवीएम है, उसमें जितना जाएगा उतना ही निकलेगा। तो चुनाव आयोग को या तो ईवीएम पर आरोप लगाए, ईवीएम को माने कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, चुनाव आयोग खुद अपने ऊपर आरोप ले कि मैं ही कल्प्रिट हूं और मैंने ही सब कुछ किया और करवाया है। मेरे दोस्त, यह तो हुआ जो नरेंद्र मोदी ने अभी किया। यानी अगर इसकी जांच हो तो नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता जा सकती है, सरकार गिर सकती है, उनकी सीटें कम हो सकती हैं, उन पर जांच भी बिठाई जा सकती है, उन पर आरोप भी लगाए जा सकते हैं। यही सब बातें हैं जो नरेंद्र मोदी को डराती हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी और जेल के बीच में एक कुर्सी रखी हुई है और उस कुर्सी का नाम है प्रधानमंत्री चेयर। प्रधानमंत्री चेयर। जिस दिन नरेंद्र मोदी उस कुर्सी से हट गए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ जेल है, बीच में वो कुर्सी है जिस पर नरेंद्र मोदी बैठते हैं और फिर अपनी तरफ चले जाते हैं। अब जैसे ही वो कुर्सी हटी, नरेंद्र मोदी और जेल के बीच में कुछ भी नहीं होगा, कोई दीवार नहीं होगी। यही डर नरेंद्र मोदी को खाया जा रहा है और यही डर नरेंद्र मोदी का दूसरे को डराने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, मजबूर करता है और डराने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को डराने की कोशिश शुरू से लेकर, जब से राजनीति में आए हैं राहुल, डराने की कोशिश नरेंद्र मोदी की यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं और नरेंद्र मोदी ने ही ट्रेनिंग दे देकर के अब राहुल गांधी को परिपक्व नेता बना दिया। एक भी प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक। चैलेंज तो राहुल गांधी ने चुनाव में भी किया था कि आ जाइए मुकाबले में, बहुत बड़े वक्ता हो, टेलीप्रॉम्प्टर वाले, नहीं आए। और यह चैलेंज वही कर सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी जैसे बहुबाती आदमी से अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वही कर सकता है जो परिपक्व हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, मुकाबला कर सके। और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने टिक नहीं सकते, यह भी सच है। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और जेल की दीवार के बीच में एक कुर्सी रखी है, उस कुर्सी का नाम है प्रधानमंत्री, जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जान लगाकर चिपके हुए हैं, हर समझौता करके चिपके हुए हैं कुर्सी से, उस प्रधानमंत्री की कुर्सी से, कि अगर यह छूटी तो जेल में। उनका डर यही है और इसी डर से वो औरों को डराया करते हैं, सबको डराते हैं, डरते हैं, डर के मारे। कुर्सी तो उनकी वैसे भी जा सकती थी। नरेंद्र मोदी ने खुद कुर्सी छोड़ने की कोशिश की, उसमें भी सफल नहीं हुए। सोचे कहीं निकल लूं, चुपचाप निकल लूं, शायद कोई दया करके जांच ना करवाए आगे। लेकिन करें क्या? नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को चिढ़ाया,
उनकी मांग को ठुकराया। उन्होंने कहा था विशेष स्टेटस दीजिए बिहार को, नहीं दिया। उनकी उम्मीद थी कि ये हट जाएंगे, नहीं हटे, रोश ही नहीं आया। मेरे दोस्त, अगर इसको एक उदाहरण से समझें तो मैं समझता हूं कि हिजड़े को गुस्सा आएगा तो वो लहरा उठाएगा। ये बातें लोग कहते हैं, वैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं सबकी, किसी का के अपमान करने की बात के लिए नहीं कह रहा हूं, वैसे उदाहरण के लिए। लेकिन हिजड़े को गुस्सा आएगा, वो तलवार भी उठा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को गुस्सा नहीं आएगा। जरूरत पड़ी तो लहंगा भी उठा देंगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, उस क्या बोलना है, तो ऐसा ही दिख तो ऐसा ही रहा है कि इतने अपमान, इतनी अवमानना के बाद उनकी ही अपनी ही बात से नकार गए। मैं नहीं जानता कि नेता ऐसा क्यों होते हैं, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। गांव में अक्सर तू मैं जब होती थी ना, बुजुर्गों में या लोगों में, तो लोग कहते थे चल 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 चल, जिसके बात का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। मतलब जो आप अपनी बात पर नहीं टिकता, अपनी बात को भूल जाता है, अपनी बात को झूठा कहता है, उसके बाप का पता नहीं। ये गांव में कहते थे, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, ये तो गांव में एक कहावत थी। लोग आपस में झगड़ा करते, मतलब तू मैं करते थे तो बोला करते थे चल, लोगों को अपमानित करने के लिए शब्द कहा करते थे। बात सही थी, बात वो सही थी उस समय भी, आज भी वही है कि जिसकी बात का पता नहीं उसके बाप का भी पता नहीं। खैर अब तो पता नहीं, न जाने कितनों के बाप का पता नहीं है, न जाने कितने जाति बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसीलिए जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। मैंने अपने तरफ से यही तर्क दिया था कि जातिगत जनगणना का विरोध वही करेगा जिसको अपनी जाति का पता नहीं होगा। बात कहीं और मोड़ने की कोशिश अनुराग ठाकुर ने की थी, मोदी ने इंडोर्स किया था, लेकिन सच यही है कि जातिगत जनगणना का विरोध वही करेगा। आज भी शाश्वत सत्य यही है कि वही करेगा जिसको अपनी जाति का पता नहीं। अब जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो दूसरे से जाति कैसे पूछ सकता है भाई? और वैसे भी किसी से कानूनन किसी से जाति पूछना अच्छी बात नहीं, सभ्य समाज के अनुसार भी, कानून के अनुसार भी तो यह गलत है। खैर फिर भी ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, पूछ लेते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते, दूसरे के बारे में जानने चले जाते हैं। अब उनको क्या कहा जाए मेरे दोस्त? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी आखिर इतना डरते क्यों हैं? आखिर उन्हें कुर्सी आती है जाती है, प्रधानमंत्री हैं, नहीं रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिर इतना नरेंद्र मोदी डरते क्यों हैं? तो उन्हें पता है कि जैसे ही वो कुर्सी से हटेंगे राफेल का घोटाला खुल जाएगा। 5 का 15 देके आए थे खरीद कर, किसी के समझ में नहीं आया आज तक कि आखिर क्यों। दूसरे देश की सरकार जांच करवाई, ये जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है, नोटबंदी यानी 2000 का नोट लॉन्चिंग घोटाले की जांच होगी। आपने देखा नरेंद्र मोदी ने ही और उनकी पार्टी ने ही बताया इतने लाख करोड़ का की ब्लैक मनी है, इतने लाख करोड़ का फेक करेंसी है। करेंसी में तो गई कहां? सारा पैसा तो बैंक में आ गया, वो फेक करेंसी वाली छपी नोट गई कहां? मतलब बदले में, उस फेक करेंसी के बदले में जो छपी नोट, क्योंकि जिसने फेक करेंसी दिया नहीं, यानी हुआ क्या मेरे दोस्त? मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, वहां भी एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 100 रुपया समाज में था और वो बैंक के पास जाना, आरबीआई के पास जाना था और वही निकलना था। अब इसमें से 50 रुपया ब्लैक मनी में था और फेक करेंसी थी और 50 ही असली था। 50 असली वाला पहुंच गया उन लोगों के पास, आम आदमी के पास, सबके पास। अब बाकी 50 जो फेक करेंसी और ब्लैक मनी थी, वो ब्लैक मनी इनके गुजराती माफियाओं के पास थी और फेक करेंसी दुनिया भर के अपराधियों के पास। तो इन्होंने गुजराती माफियाओं को जो ब्लैक मनी थी उसके बदले कन्वर्ट करके, सिर्फ गुजराती नहीं, बहुत से लोगों के पास 80% ब्लैक मनी उनके पास थी। यह बात सही है, लेकिन कुछ मनी दूसरों के पास भी थी, पूरे देश में लोगों के पास जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे, रखने वाले थे करेंसी में। उनको नरेंद्र मोदी ने कन्वर्ट कर दे दिया 2000 की नोट, इसीलिए छापा था। बाकी जो 50% बचा वो नोट वापस आया ही नहीं। फेक करेंसी वाला कैसे बैंक में जाएगा लेने के लिए, वो बदलने के लिए? ठीक है,
या ब्लैक मनी वाला आधा तो चला गया, 20-25% जो भी गया, बाकी 20-25% आया ही नहीं। उसको छापकर नरेंद्र मोदी ने उन्हीं अपने मतलब ब्लैक मनी कन्वर्ट करके विदेशों में भेज दिया या उन्हीं अपने अडानियों अंबानियों को दे दिया। मतलब 2000 की नोट लॉन्चिंग एक बहुत बड़ा स्कीम है, स्कैम, घोटाला है, उसकी जांच होगी। ऐसे बहुत सी, अरे भाई अब तो देख रहे हैं आपको, संसद, लोकतंत्र के मंदिर, संसद से लेकर के हमारे आपके मंदिर, अयोध्या राम मंदिर या फिर काशी या फिर उज्जैन, हर जगह घोटाला। संसद की छक चपक रही है, मंदिर की छक टपक रही है, उज्जैन का सब कुछ उड़ गया इस तरह से। और ये सारे ठेके और काम करने वाले गुजराती माफिया हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती माफियाओं के साथ मिलकर के पूरे देश को लूटा, मंदिर को भी नहीं छोड़ा, लोकतंत्र के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। अब उस संसद में नीली बाल्टी लगी हुई है 12,000 करोड़ की। सोचिए, मैंने संसद का जब क्या कहते हैं उसको भूमि पूजन किया था नरेंद्र मोदी, तब मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि यह संसद नरेंद्र मोदी पहले बना नहीं पाएंगे। अगर बना दिए तो यह संसद के रूप में नहीं रह पाएगा, और शायद सरकार बदली तो इस संसद को किसी हॉस्पिटल या किसी और इंस्टीट्यूशन में बदला जाएगा और फिर से संसद अपने पुरानी जगह पे पहुंचेगी, चली जाएगी, यही होगा। खैर, इसी तरह के घोटालों की जांच होगी जैसे ही नरेंद्र मोदी हटेंगे। और सबसे बड़ा मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक मोदी का, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, घोटालों का घोटाला जो भी कह सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसे डकैती कह सकते हैं, उसे एक्सटॉर्शन कह सकते हैं, उसे ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं, उसे चोरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। और मोदी लाए थे, मोदी ही जबरदस्ती लाए, मोदी ही चलाए। इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डकैती कह दिया था, उसका अर्थ यही था। इसकी जांच होगी। अब इस तरह की बड़े बड़े घोटालों की जब जांच होगी तो नरेंद्र मोदी जेल से बाहर कहां रह पाएंगे मेरे दोस्त। यही डर नरेंद्र मोदी को है, और इसी अपने डर को मिटाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को डराया करते रहते हैं ईडी से, सीबीआई से, आईटी से और अपने सिस्टम से। छुपे हैं, कब तक छुपे रहेंगे? एक ना एक दिन तो बाहर आना ही होगा। चलिए, मैंने जो समझा वो अपने तरीके से आपको बताया, कहा। आपको सही लगे तो आप दूसरों तक पहुंचाइएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। मैं कभी ये नहीं कहता। इसका मतलब ये नहीं कि आप करो ही मत।